अच्छा यार, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेसेस की टाइप्स, जिसके अंदर हम लोगों ने दो बातें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स डिस्कस किया था और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स हमने डिस्कस कर लिया था। दोनों को एक दूसरे के साथ हम लोगों ने उनके की फीचर्स हम लोगों ने देखे थे। रिस्क के फीचर्स क्या होते हैं? इट हैज फ्यूअर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, कम इसके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उधर ही बैठे, कम एड्रेसिंग मोड्स होते हैं उसके। इट मेक्स यूज ऑफ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड साइज इंस्ट्रक्शन लेंथ होती है, मतलब उसके जो बाइट्स होते हैं वो एक ही उसके जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज होता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स वो एक ही जितना होता है। फिर द फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द इंस्ट्रक्शंस, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स का एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है रिस्क के अंदर, ठीक है। पाइपलाइनिंग बहुत इजीली ये यूज करती है, मेक्स इजियर, मेक्स यूज ऑफ पाइपलाइनिंग मोर एफिशिएंटली, ठीक है। और इसका जो मेन रिस्क का जो डिजाइन है, इट एम्फसाइज ऑन द सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेसर चिप्स रिक्वायर्स फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स। जब हम सिस्क की बात करते हैं वहां पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उसका क्या था? फ्यूअर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स थे या इंस्ट्रक्शन सेट था। सिस्क के अंदर क्या थे? मेनी या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट्स उसके अंदर पॉसिबल थे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पॉसिबल थे। मोर एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 5-6 हैं, ठीक है, अब पीछे बैठ जाओ, 5-6 एड्रेसिंग मोड्स हैं रिस्क के अंदर, तो सिस्क के अंदर मोर देन 10 होंगे, 20 होंगे, इस तरह से ज़्यादा एड्रेसिंग मोड है मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। रिस्क में सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस होती थी, इसमें मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शंस होती थी जिसको डिवाइड किया जाता था फर्दर फिर सब इंस्ट्रक्शंस के अंदर। इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ इन सिस्क कंप्यूटर्स। वहाँ पे दूसरे में क्या था? फिक्स्ड लेंथ का था, इसमें डिफरेंट लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ के इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एग्जीक्यूशन टाइम भी थोड़ा लॉन्गर होता है सिस्क के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पे जीपीआरस का एक्सटेंसिव यूज होता है, यहाँ पे डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। पाइपलाइनिंग डिफिकल्ट होती है। डिजाइन एम्फसाइज ऑन द हार्डवेयर, हार्डवेयर पे ज्यादा फोकस होता है रादर देन ऑन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसीलिए हार्डवेयर को मुश्किल की वजह से फिर उसको माइक्रो प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने कहा था यूजेस मेमोरी यूनिट्स टू अलाउ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस to be carried out in CISC. It uses memory units well. ये बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो एक डिडक्शन ये हम लोगों ने बनाई कि ये जो वर्ड है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, इट इज नॉट ओनली रिड्यूस्ड को लिटरल नहीं लेना चाहिए कि इसमें कम इंस्ट्रक्शंस होंगी, काम सेम परफॉर्म हो रहे हैं। इट मींस मोर देन इवन दिस वर्ड रिड्यूस। फंक्शन पर की परफॉर्मेंस फंक्शन वही वाला है, लेकिन दो अप्रोचेस थी जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। एक अप्रोच या एक सोच सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे थी कि उसको सिंपलर बनाया जाए, और एक अप्रोच थी हार्डवेयर के ऊपर काम किया जाए, सॉफ्टवेयर को थोड़ा ईज आउट किया, मतलब कह लें कि इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, हार्डवेयर जो उनसे ना सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व। दूसरा ये था कि इंस्ट्रक्शंस को सिंपलर बनाया जाता कि हार्डवेयर उसको जल्दी एग्जीक्यूट कर ले। इसीलिए जो रिस्क कंप्यूटर्स थे कहा जाए तो एज अ होल जब देखा जाता था तो वो जल्दी चीजों को एग्जीक्यूट कर लेते थे, ठीक है। रजिस्टर्स की तादाद, उसमें रिस्क के अंदर कम मेमोरी की रीड एंड राइट्स होती थी, बस जो इनिशियल आपने लोड कर लिया होता था, फेच कर लिया होता था, रजिस्टर्स में सारा काम हो रहा होता था। हर स्टेज के जो उनसे रिजल्ट्स होते थे वो अपने अपने पर्टिकुलर रिजल्ट रजिस्टर्स के अंदर सेव किए जाते थे। यही चीज जब हर एक काम एक खास रजिस्टर के अंदर, पीछे बैठे पीछे बैठो पीछे बैठो अब हर काम जो सा है मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है वो, और अगला जो सा रजिस्टर है वो इंतजार करता है जब तक पिछले रजिस्टर से वैल्यू नहीं आएगी मैं आगे नहीं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब एक पूरे काम को परफॉर्म करने के लिए हमने कहा था मल्टीपल स्टेजेस में से एक आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे जो स्टेजेस थी हमने 5 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, जस्ट लिखा था उसको, आज हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। एक इंस्ट्रक्शन जब फेच होती है, फेच होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन आगे जाती है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए। जब इंस्ट्रक्शन डिकोड का रजिस्टर दूसरा है तो इंस्ट्रक्शन जो फेच हुई थी वो वाला रजिस्टर खाली हो जाता है,
क्योंकि उसने फेच होने के बाद आगे पास ऑन कर देनी होती है वैल्यूज को, अगले रजिस्टर को दे देनी होती है। तो पुराना जो सा रजिस्टर होता है वो एम्प्टी होता है। इसी तरह से जब इंस्ट्रक्शन आपकी डिकोड हो जाती है तो फिर जो अगला जो सा स्टेप होता है वो है ऑपरेंड को फेच करने वाला। तो जब ऑपरेंड भी फेच हो जाता है तो पिछला फिर स्टेज फ्री हो जाती है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाए तब जाके किधर हम दूसरी इंस्ट्रक्शंस को लोड करें, हम ऐसे नहीं करेंगे। मतलब एक और एफिशिएंट तरीका ये भी, चूंकि आपने हर इंस्ट्रक्शन को एक डिफरेंट स्टेज के थ्रू आपने गुजारना होता है और स्टेजेस के बाद आप ऐसे कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म आप फॉलो कर सकते हैं कि अभी एक इंस्ट्रक्शन मुकम्मल एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई, साथ ही दूसरी लोड भी हो चुकी होती है विदाउट डिले। अब वक्त कैसा होगा, हर शुरू के अंदर लोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सारी साइकिल्स से हो के वो इंस्ट्रक्शन गुजरेगी तब तक जब तक वो खुद एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेट से उसको 5 साइकिल्स लगे थे तो अगली इंस्ट्रक्शन को भी 5 ही लगेंगे, उसके अगली इंस्ट्रक्शन को भी 5 साइकिल्स ही लगेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि पहली इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल तक आई फिर अगली को अगले 5 साइकिल्स लगेंगे, अगली को अगले 5 साइकिल्स, नहीं। पहली इंस्ट्रक्शन को 5 साइकिल लगे एग्जीक्यूट होने में, अगली इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अगले साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी, अगली इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अगले साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हो किस तरह से रहा है कि जो वो 5 स्टेजेस थी, जैसे जैसे वो अगली स्टेज पे आता गया प्रोसेस, आपने पुरानी स्टेज अब फ्री थी, उस पुरानी स्टेज में अगली इंस्ट्रक्शन को आपने बीच में डाल दिया। यानी कि जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन लोड हुई, इंस्ट्रक्शन फेच हुई, उसके बाद हर स्टेज जो सी थी वो फ्री नहीं बैठ रही, वो हर लम्हे कुछ ना कुछ कर रही है, हर लम्हे कुछ ना कुछ कर रही है। और एक करंट इंस्ट्रक्शन को वो एक खास फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करके वो आगे पास ऑन करती है, तो नेचुरली उसके पास एक अगली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी अपने आप को उसी स्टेप में से गुजरवाने के लिए। जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने कहे थे, वो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से थे? इंस्ट्रक्शन फेच था, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड था, फिर ऑपरेंड फेच था, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट था, और उसके बाद रिजल्ट को राइट बैक भी किया जाता था कि देखा जाता था कि जो आंसर्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, क्या वो ठीक जगह में ठीक फॉर्मेट में जाके स्टोर हुए या नहीं हुए, ये उसको चेक किया जाता था। अब जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद वो इस स्टेज पर आ गई, जब इस स्टेज पे आई तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन तमाम स्टेजेस को हर लम्हे जो है ना बिजी ही रखें, कोई ना कोई हम इसको काम देते रहें। और काम कौन सा दें? अगले वाला काम इसको दें। कौन सा वाला काम दें? अगले वाला इसको हम काम दें। तो इससे क्या होगा, ये कोई भी स्टेज जो सी है वो वेकेंट नहीं जाएगी, हर लम्हे वो कुछ ना कुछ काम परफॉर्म कर रही होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इस पूरे फिनोमेना को जैसे ही इसी तरह से जब ये मुकम्मल हो जाएगा, ये इसको जब दे देगा, तो जब इंस्ट्रक्शन डिकोड के पास जब एक बात पहुंची थी तो इंस्ट्रक्शन फेच ने एक नई इंस्ट्रक्शन अपने पास फेच कर ली होगी, और डिकोड का साइकिल मुकम्मल होगा तो वो ऑपरेंड फेच की तरफ जब जाएगा तो वही पुराने वाला अब किसके पास आ जाएगा? डिकोड के पास आ जाएगा। अब ये अपनी बात इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के पास भेजेगा तो पुराने वाली बात इधर तक आ जाएगी, और इसी तरह से अगली इंस्ट्रक्शंस फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच होती जाएगी। पहली इंस्ट्रक्शन को 5 साइकिल्स में से गुजर के इंतजार करना पड़ेगा, जो दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी उसको 5 दिखने में 5 साइकिल्स लगेंगे, लेकिन वो ऑन रियलिटी जब टाइम के हिसाब से देखा जाएगा तो एक ही साइकिल में वो चीज क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? बच्चों को बोले खामोश हो, यहां से जाओ। आवाज जहां से भी आ रही है उनको बोले खामोश हो। अच्छा, यहां तक बात समझ आई? सो हम लोगों ने एक डिडक्शन हम लोगों ने की कि रिड्यूस्ड का जो सा लफ्ज है, इट अफेक्ट्स मोर देन जस्ट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सिर्फ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से रिड्यूस नहीं है, ना ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कम होने की वजह से ये लफ्ज रिड्यूस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और बहुत सारे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सो लिख लें अपने पास एक जनरल पॉइंट लिखें, इन रिस्क the fewer instructions was not the driving force, but in risk
fewer instructions. In RISC, fewer instructions. In RISC, fewer instructions were not the driving force, but also less complexity of instructions. Less complexity of instructions was the key feature. CISC की जो इंस्ट्रक्शंस थी, दे रिक्वायर्ड, CISC की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो स्पेशल पर्पस इंस्ट्रक्शंस थी, उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी को एक्सेस करना, मेमोरी को एड्रेस करना बहुत ज्यादा शामिल था उसके अंदर। रिस्क में क्या होता था, सिर्फ इनिशियल फेचिंग होती थी मेमोरी से, बाकी सारे काम रजिस्टर्स करते थे अपने हिसाब से। सिस्क के अंदर क्या होता था, जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस थी उसमें मेमोरी को बहुत ज्यादा बार बार उसको एक्सेस करना पड़ता था। तो लिख लें, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिस्क required multiple memory accesses, multiple memory accesses, जो जनरली क्या होता है, मेमोरी को एक्सेस करना, इट मेक्स अ स्लाइटली द प्रोग्राम बिकम स्लोअर। ठीक है, लिख लें, मेक्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लोअर। जी, सिस्क के लिए मेक्स the program execution slower, makes the program execution slower as compared with other register accesses. Less memory access and more register access. Less memory access and more register access. मतलब क्या होता था कि अगर यहां पे एक मेमोरी है, मेन मेमोरी आपकी बनी हुई है, और लेट से ये है आपका प्रोसेसर, सिर्फ इनिशियल जोन सी थी फेचिंग का काम आता था कहां पे, प्रोसेसर में। प्रोसेसर में इसके पास अपने क्या मौजूद है, यहां पे अपने रजिस्टर्स मौजूद हैं। प्रोसेसर के पास इसके अपने रजिस्टर्स मौजूद हैं, और ये रजिस्टर्स जो से हैं किस में पड़े हुए हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर पड़े हुए हैं, पीसीबी के अंदर रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। मतलब इनिशियल फेचिंग रिक्वायर्ड थी प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तमाम रजिस्टर, अब देखें ना, मेमोरी से इधर आना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर आना, इधर से इधर आना, इससे क्या होता था, डिले का शिकार, ट्रेवलिंग में बड़ा टाइम लगता था। हमने कहा था रिस्क क्या करता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जीपीआरस का एक्सटेंसिव यूज इस्तेमाल करता है। मतलब क्या कि इनिशियल एक दफा सिर्फ फेचिंग तो मजबूरी है, क्योंकि मेन मेमोरी में चीजें पड़ी होती हैं, वहां से पीसीबी में लेके आना होता है। तो अब सारा काम जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, एक्यूमुलेटर फिर एंड में जाके जो है ना मेमोरी में वापस चीज लेके जाता है। समझ रहे बात के नहीं, ये बिल्कुल आखिर में जो है ना फिर दोबारा मेमोरी को क्या किया जाता है, दोबारा स्टोर किया जाता है। फेचिंग और एंड में स्टोरिंग, पहले फेचिंग एंड देन एंड में स्टोरिंग की जाती है। और इनके पीसीबी में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, वही अपने प्रोग्राम काउंटर्स, एमएआरस, एमडीआर एक्सेट्रा, स्टेटस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर,
क्यूमुलेटर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ये बात। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, रिस्क के अंदर क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन रजिस्टर्स रादर देन मेमोरी। डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन रजिस्टर्स with no memory access other than data is stored and manipulated in data is stored and manipulated in data is stored and manipulated data is stored and manipulated in registers access other than the initial loading or storing, initial loading / final load storing, necessary for initial loading / final storing। जी बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, देयर वर 2 अप्रोचेस, यूज नहीं करेंगे। अप्रोच थी जिसको इंप्लीमेंट किया गया था, तो प्रोसेसर्स की 2 टाइप्स डिस्कस की गई थी। तो ये 2 अप्रोचेस थी। एक अप्रोच किसकी तरफ आई थी, मोर एम्फसाइज was on सॉफ्टवेयर। इसमें किसके ऊपर एम्फसाइज था, मोर एम्फसाइज was on हार्डवेयर। 2 अप्रोचेस थी, 2 साइंसदानों की मुख्तलिफ राय थी। जिस राय को इंप्लीमेंट किया गया था, दोनों से काम एग्जीक्यूट हो रहे थे, दोनों से चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी। एक कह रहा था चीजों को सिंपलर बनाया जाए। अब सिंपलर भी एक अप्रोच थी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें इनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। दूसरे से भी देखें, मजबूरी यूं समझ लें कि मशीन है, ये मशीन है, मशीन के साथ कुछ पार्ट्स मजीद एसोसिएटेड होते हैं, मशीन की अपनी लिमिट्स होती हैं। उन लिमिट्स को जब आप कह लें कि बाईपास करते हैं, या उन लिमिट्स को जब अपने जहन में ला रहे होते हैं ना, तो और बहुत सारी पेचीदगियां या कॉम्प्लेक्सिटीज आपके सामने आ रही होती हैं, उनको भी फिर आगे एड्रेस करना होता है। तो उनको एड्रेस करते हुए चीजें मजीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जाती है। स्टार्टिंग में उन्होंने नाम नहीं रखा हुआ था कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये नाम स्टार्ट में नहीं रखा था, ये याद रखें। ये सिर्फ अप्रोचेस थी 2 लोगों की। बाद में इसका नाम क्या बन गया था, सी बन गया था, और इसका नाम आर बन गया था। समझ आ रही कि नहीं? यूं समझ लें कि टास्क दिया गया 2 डिफरेंट टीमों को, एक मुख्तलिफ तरीके से एग्जीक्यूट करी थी, एक दूसरा मुख्तलिफ तरीके से एग्जीक्यूट करी थी। बाद में एनालिसिस करने वाले हम और आप जैसे लोग आए, हमने देखा कि कौन सा इसमें ज्यादा बेहतर है। तो हमने फिर नाम दे दिया कि यार एक तो एक कॉम्प्लेक्स काम है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और एक है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ऑब्वियसली हम इसी को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जो डिडक्शन हमने की, द वर्ड रिड्यूस इज नॉट जस्ट द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, इट इज फार बियॉन्ड देन दैट। सिर्फ इंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से ये अच्छा नहीं है, ये और बहुत सारे। एक तरीका मैंने ये बताया कि लेस मेमोरी एक्सेसेस रिक्वायर्ड होती हैं, एंड मेमोरी एक्सेस कॉजेस डिले इन फैक्ट। सो ट्राई टू रिड्यूस इट, बिकॉज यू नो असल गेम तो डालनी है प्रोसेसर ने, असल काम तो प्रोसेसर ने करना है, बिकॉज दोज कैश मेमोरीज, द पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, रजिस्टर, सारे प्रोसेसर के अंदर पड़े होंगे। इनको चीजें चाहिए होती हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप रजिस्टर्स यहां से फिर मेमोरी में आए, फिर इधर जाएं, फिर इधर, क्योंकि मेमोरी इज नॉट ओनली वन रजिस्टर। रिमेंबर दैट मेमोरी क्या है, सो मेनी डिफरेंट अवेलेबल मेमोरी लोकेशंस, उनमें से किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। रादर देन आपके पास सिर्फ एक ही रजिस्टर पड़ा हो, पता हो कि सारा काम इसी ने करना है, उस रजिस्टर के बारे में पता हो कि इसका ये काम है, तो आप बस उसी से चीजें लेंगे और उसी को दे देंगे, रादर देन पूरे मेन मेमोरी में जाके। मेन मेमोरी तो मिसाल है एक स्टेडियम की, तो स्टेडियम में आपने चीज को स्टोर करनी है और अगली दफा आपने वहां से लोड भी करनी है। तो अब स्टार्टिंग में आप उसको ले सकते हैं, लेकिन हर दफा स्टेडियम में बंदा ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम करते हैं, उसको हम एड्रेस भी देते हैं,
और हम उसको एक जो भी है उसको लोकेट करने का एक फिनोमेना होता है, बट स्टिल टेक्स टाइम। ठीक है, हमने कहा डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन रजिस्टर्स विद नो मेमोरी एक्सेस ओनली जब रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज द इनिशियल लोडिंग या फाइनल स्टोरिंग। ये इनिशियल फेच करना या फाइनल स्टोर करना, बिकॉज यू नो जो कंप्यूटर है या यूजर है उसका पीसीबी के साथ लेन देन नहीं है, रजिस्टर के साथ उसका लेन देन नहीं है, सारा लेन देन किसके साथ है? मेमोरी के साथ है। उसका किसके साथ है? मेमोरी के साथ है। ठीक है ना? सो द सिंप्लिसिटी ऑफ रिस्क इंस्ट्रक्शंस, the simplicity of RISC instructions makes it easier to use hardwiring. The simplicity of RISC instructions, the simplicity of RISC instructions makes it easier to use hardwiring inside the control unit, makes it easier to use hardwiring inside the control unit. What is the meaning of hardwiring inside the control unit? Control unit खुद क्या था? मैंने आपको कहा कि जो असल में जो आपका प्रोसेसर होता है वो खुद भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें रजिस्टर्स भी आते हैं, जिसमें ALU भी आता है, जिसमें बसेस भी आती हैं, जिसमें सिस्टम क्लॉक भी आती है, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट आता है। अब असल में कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या है? इट्स अ कंपोनेंट दैट प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के सिग्नल्स भेजता है ना। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के सिग्नल्स कैसे होते हैं? कैसे होते थे ये? अब बताओ ना, बाकी बच्चे भी बताएं, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। कैसे होते हैं सिग्नल्स? पल्सेस होती हैं ये। कैसी होती हैं ये? पल्स होती हैं। ये पल्स होती हैं जो इनफैक्ट कंट्रोल यूनिट पीछे से निकाल रहा होता है हर कंपोनेंट को एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए, उसको ये बात बताने के लिए कि नाउ इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग। A signal is sent by a control unit. इसको जरा दूसरे अंदाज में समझिएगा और प्लीज याद करके आया करें। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन आई लुक एट योर फेसेस एंड दे आर ऑल ब्लैंक। पहले दिन जब मैंने पढ़ाई थी तो वो बात आपको आनी चाहिए, अदरवाइज फिर बात वही है कि 6 किताबें इकट्ठी करके सर में मारूंगा फिर मैं। पहले दिन ये क्लॉक पल्सेस की बात बताई थी आपको मैंने कि कंट्रोल यूनिट काम कैसे करता है। मैं बार बार आपका टाइम और अपना टाइम नहीं जाया करूंगा। ये थोड़ा सा अकल करो, बड़े हो गए यार, दाढ़ी और इसी तरह जैसे मुंह उठा के जाते हो उसी तरह से आ भी जाते हो। थोड़ी सी हया और शर्म किया करो। इस तरह ब्लैंक फेसेस के साथ दोबारा आए ना तो फिर मार भी पड़ेगी मुझसे। मैंने पहले क्या कहा था कि असल में देखो ये डमी मार्कर क्यों कंप्यूटर नहीं है, ये कंप्यूटर क्यों है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्रोग्राम्ड नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशंस नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन हो रही है करंट की मदद से। अब एक कंट्रोल यूनिट इस तरह का एक डिवाइस है जिसके साथ लगी होती है सिस्टम क्लॉक। अब क्लॉक का क्या काम है? वो पल्स प्रोड्यूस कर रही होती है, वो पल्स प्रोड्यूस कर रही होती है। अब पल्स की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। पल्स की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ, मतलब कह लें कि हाई या नंबर ऑफ हाईज इन अ सेकेंड या नंबर ऑफ लोज इन अ सेकेंड, ये उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो दूसरी डिवाइस है, मिसाल के तौर पे लेट्स से रजिस्टर्स हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, मेन मेमोरी का फेच करने का हिस्सा है, स्टोर करने का हिस्सा है, ये सारे हार्डवेयर ऑपरेशंस होते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ये काम कर रहे होते हैं। उस कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि अब मेरी बारी है काम करने की? एक कंट्रोल यूनिट एक खास सिग्नल भेजेगा। एक मिसाल के तौर पे 20 नैनो सेकेंड्स का, सुनिएगा जरा, मिसाल के तौर पे 20 नैनो सेकेंड का एक पीरियड है एक काम को एग्जीक्यूट करने का। 20 नैनो सेकेंड का एक पीरियड है काम को एग्जीक्यूट करने का। तो अगर तो वो पल्स पहले 5 नैनो सेकेंड पे हाई होगी तो पीसी को पता लग जाएगा अच्छा अच्छा ये मेरी बारी है। बाकी सारे बेशक स्लीपिंग मोड में बैठे हुए हों, पहले 5 नैनो सेकेंड्स जब सारों को करंट मिल गया, मिलने के फौरन बाद जब काम शुरू होना स्टार्ट होगा, पहले 5 नैनो सेकेंड अगर हाई है तो वो पीसी को खुद
मतलब ये ऐसे गैजेट को पता, क्योंकि पीसी के अंदर से भी पल्स आ रही है, पीसी के अंदर से भी पल्स आ रही होती है। और इसी तरह कंट्रोल यूनिट जब अपने आप को 1 करता है तो जिसके साथ उन दोनों 1 का कोरिलेशन या एंड ऑपरेशन, इन लॉजिकल दुनिया एंड ऑपरेशन, जब रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो उसको पता लग जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, पीसी का काम होगा। ये 1 और 1 का। अब पल्स कैसी होती है, पल्स तो इस सूरत में होगी ना, मिसाल के तौर पे ये पल्स है हाई की और ये आपका लेवल है लो का, ये है 1 कंसीडर किया गया, ये लो कंसीडर किया गया। अब कंट्रोल यूनिट जो सी है वो हर गैजेट से मुख्तलिफ काम कराना है। अब ये यूं जा रही है लेट से, और इसके बाद इसने क्या होना है, 0 इस तरह से चलने शुरू हो जाना है। मुझे बात समझ आ रही है कि नहीं है? अब जब ये इसके साथ कोरिलेट कराएगी यहाँ पे 1, तो रिजल्ट में इसको पता होगा कि सिर्फ यहां से इस साइकिल तक मैंने जो अपना काम परफॉर्म कराना है, जो भी काम है मेरा मैंने इस साइकिल तक परफॉर्म कराना है, उसके बाद मैंने खत्म हो जाना है। तो इस तरह के जो बहुत सारे पल्सेस हैं, बहुत सारी पल्स, हर कंपोनेंट की पल्स मुख्तलिफ किस्म की होती है। कोई 5 से 10 सेकंड नैनो सेकंड्स पे काम करेगी, कोई 10 से 15 नैनो सेकंड्स पे काम करेगी, कोई 15 से 20 नैनो सेकंड्स पे काम करेगी। तो हर एक कंपोनेंट की एक अलग और एक खास पल्स होती है। ये अदर देन A2 बता रहा हूँ आपको मैं, A2 के अलावा बातें हैं सारी। तो हर कंपोनेंट को पता होता है कि ये वक्त मेरा है, ये वक्त मेरा है, ये वक्त मेरा है। और इनकी हार्डवायरिंग ऐसे की होती है कि अगले कंपोनेंट को पता होता है कि पिछले वाले ने एग्जीक्यूट कर लिया, अब मेरी बारी है, अब अगली पल्स मेरी है, अब अगली पल्स मेरी, अब अगली पल्स मेरी। वो हार्डवायरिंग की ही इस तरह से जाती है। ये जो वर्ड है ना ईजियर, ये इतना ईजियर नहीं कि कोई बच्चा जाके बैठ के इसको बना लेगा। मैं एक रिलेटिव बात कर रहा हूँ। इट्स ऑल्सो वेरी, मतलब बहुत मुश्किल होता है इस तरह से बनाना, बट स्टिल कंप्यूटर को जब देखा जाए तो हार्डवायरिंग ईजी हो जाती है एग्जीक्यूशन, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कम है, सिंपलर है। रजिस्टर्स को पता है फेच एग्जीक्यूट डिकोड, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में कि पहले फेचिंग आएगी, फिर डिकोडिंग आएगी, फिर एग्जीक्यूशन आएगी, फिर दोबारा साइकिल चलेगा। तो फेचिंग कौन कर रहा है, डिकोडिंग कौन कर रहा है, फेचिंग के अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, डिकोडिंग में कौन इन्वॉल्व होगा, एग्जीक्यूशन में कौन इन्वॉल्व होगा। जैसे फेचिंग में पीसी इन्वॉल्व होगा, MAR इन्वॉल्व होगा, MDR इन्वॉल्व होगा, डिकोडिंग में CIR इन्वॉल्व हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट खुद आ जाएगा बीच में, ALU जो है ना आपका एग्जीक्यूशन में काम आ जाएगा, और एक्यूमुलेटर आ जाएगा उसके अंदर, कंट्रोल यूनिट खुद भी ये उसके साथ काम करेगा, और तब जाके चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने पहले कहा ये A2 के आउटसाइड है, बियॉन्ड है ये बात। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अब जितनी भी गैजेट्स हैं, जैसे आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने आप लोगों को एक वो चिप दिखाई थी, आई कैन नॉट शो दिस, ये तो बिल्कुल पैक हुआ है, अदरवाइज मैं इसमें आपको दिखाता। चिप मैंने आपको दी है किसी क्लास में, आप उस चिप को तोड़ेंगे ना तो आपको अंदर से इट विल जस्ट बी अ प्लास्टिक, दिखने में इट विल बी अ प्लास्टिक, बट इन फैक्ट इट इज नॉट अ प्लास्टिक, इट्स अ सेमीकंडक्टर जिसके अंदर सर्किट्स बने हुए हैं। ठीक है बात कि नहीं? इसी तरह ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिनका दे आर टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से काम हो रहा होता है इसके अंदर। एक है इलेक्ट्रिसिटी, एक है इलेक्ट्रिक करंट, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है इट्स बिग करंट, ह्यूज वोल्टेज एंड करंट्स, फैन वाली एक्सेट्रा, AC वाला जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन करंट जो कंप्यूटर के अंदर है, मोबाइल फोन के अंदर है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल वाला। तो इस वक्त टारगेट कौन है? स्मॉल स्केल वाले इलेक्ट्रॉन्स टारगेट है। फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी पढ़ते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी हम पढ़ते हैं तो इंसुलेटर्स की डिफरेंट है, कंडक्टर्स की डिफरेंट है, और सेमीकंडक्टर की बड़ी आइडियल आती है जब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पढ़ रहे होते हैं। आउटर मोस्ट शेल जो सा होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया गया है एक ही शेल में। एक ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के 3 लेवल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, एक सबसे लो एनर्जी लेवल, एक सबसे हाई एनर्जी लेवल, और एक इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी लेवल। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब जो सबसे जो नीचे वाला एनर्जी लेवल होता वो आउटर मोस्ट शेल का हिस्सा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन।
आउटर मोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, क्या नाम होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 आ गया तो आगे 1 आ जाएगा, और 1 0 आ गया तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ये एनालॉजी है, ये सिर्फ एनालॉजी है। यूं समझ लें, करंट देना या ना देना, जब 2 पॉइंट्स पे करंट देंगे तो एंड पे करंट आएगा या नहीं आएगा, वो सर्किट डिजाइन करेगा उसका। तो ये अभी नहीं है, अपनी रिसर्च का दिल करता है तो जाके खुद कर लेना, बट नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। खैर, सो बात आपको समझ आई कि नहीं आई? जो हम वर्ड कहते हैं, डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन रजिस्टर्स विद नो मेमोरी एक्सेस। द मेमोरी एक्सेस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी इनिशियल लोडिंग या फाइनल स्टोरिंग। ठीक होगी बात? The simplicity of RISC instructions make it easier to use hard wiring. The simplicity of the RISC instructions make it easier to use hard wiring inside the control unit, whereas due to the complexity of many CISC instructions, many CISC instructions। इमरान, बस मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, आप जाएं दूसरे काम करें, इसको इधर ही सेट करें, मैं यही बोर्ड यूटिलाइज करूंगा। ड्यू टू द complexity of many CISC instructions, hard wiring is much more difficult. Hard wiring is much more difficult, so microprogramming is used. पाइपलाइनिंग की हेडिंग दें। पाइपलाइनिंग किसको बोलते हैं? इट इज द इंस्ट्रक्शन फिनोमेना ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म किसको कहते हैं? एक वक्त में मल्टीपल कामों को परफॉर्म करना, या एक साथ परफॉर्मिंग मेनी टास्क्स along with each other simultaneously। ये इसका मतलब होता है performing multiple tasks simultaneously। So इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म ये लिख लिया आप लोगों ने। इसका मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन मल्टीपल टास्क्स कह लें, या टास्क्स के साथ में अलग से नहीं लिखना, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क्स, या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, लिखना बेशक अपने पास ब्रैकेट में, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर executed simultaneously। नेक्स्ट लिखें, पाइपलाइनिंग allows several instructions to be processed simultaneously without having to wait। Pipelining allows several instructions to be processed simultaneously, allows
several instructions to be processed simultaneously without having to wait for previous instructions to be completed नेक्स्ट पॉइंट लिखे execution slash processing of an instruction is split into a number of stages full stop when next point लिखें when first stage of an instruction is executed when first stage of an instruction is executed executed का मतलब क्या है? वो execute हो चुकी है. When first stage of instruction is executed, first stage of the next instruction can start itself executing. अब अगले स्टेज की, अगले इंस्ट्रक्शन की जो पहली स्टेज है वो अब अपना आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकती है. पहले हमने इससे ये बात लिखी कि एक इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल स्टेजेस के अंदर. मेरी बात समझना जरा. ईच इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेजेस. मैं यहां पे लिखता हूं ईच इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्टेजेस. अब मल्टीपल स्टेजेस में पहली स्टेज होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी. When first stage of an instruction is executed, अभी पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट हुई, याद रखें, क्योंकि लिखा हुआ है ईच इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन को आपने मल्टीपल स्टेजेस में तोड़ा और उसके बाद पहली स्टेज जब मुकम्मल हुई तो अब वो दूसरी स्टेज पे जाएगी. ऐसा ही है ना? जब वो दूसरी पे जाएगी तो जो दूसरी इंस्ट्रक्शन थी उसकी पहली जो स्टेज है वो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वाली जगह में आ जाएगी. बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये पैरेललिज्म कहलाता है, ये पाइपलाइनिंग कहलाती है. क्लियर है ये बात कि नहीं? ये क्या कहलाती है? ये पाइपलाइनिंग कहलाती है. सही है ना? व्हेन फर्स्ट स्टेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, कोमा द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. सॉरी, मैं भी आऊंगा नीचे चेक करने के लिए. कोमा के बाद लिखें द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ये टिड और टिंग का लफ्ज जो सा ना, ये गौरतलब है कि जो पहली स्टेज मुकम्मल हो जाती है अगली स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, फुल स्टॉप. Another instruction can start executing. Another instruction can start executing. Another instruction can start executing. Another instruction can start executing before the first instruction before the first / previous instruction is finished. First / previous instruction is finished. First / previous instruction is finished. तो इसका मतलब क्या है? Processing of the instructions is simultaneous, ये concurrent. समझ आ रही है कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि नहीं? Processing of
the instructions concurrent या simultaneous. हम कंसीडर करते हैं एक इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करना इनटू 5 स्टेजेस. कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू 5 स्टेजेस. Number, consider an instruction is divided into 5 stages. Those 5 stages are: number 1, instruction fetch; number 2, instruction decode. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो गया. अगर ऑपरेंड हुआ तो वो भी फेच हो जाएगा. ठीक है, ऑपरेंड इसको ऐसे याद रख लें. फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल से इंस्ट्रक्शन पहले फेच होती है, फिर डिकोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी. लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले देखा जाएगा कि उसका कोई ऑपरेंड है या नहीं. ऑपरेंड फेच होगा, फिर ऑपरेंड फेच होने के बाद इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. और 5वें नंबर पे बिल्कुल एग्जीक्यूट होने के बाद ये देखा जाएगा कि जो आंसर्स थे या जो रिजल्ट्स आए थे क्या वो ठीक जगह में मेमोरी में सेव हुए हैं या नहीं हुए. वो होता है रिजल्ट राइट बैक. रिजल्ट राइट बैक प्रोसेस है ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, रिजल्ट राइट बैक. WB सॉरी, राइट बैक. ठीक है, हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं इस तमाम प्रोसेस को. ये यहाँ पे क्लॉक साइकिल्स लिखूंगा मैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 और ये 5. यहां पे हम लिख देते हैं प्रोसेस की स्टेजेस. यहां पे हम लिख देते हैं क्लॉक साइकिल्स. यहां पे हम लिख देते हैं क्लॉक साइकिल्स. इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट बैक. लेट्स से क्लॉक साइकिल्स की क्या है, नैनो सेकेंड्स में आ रही है. या क्लॉक साइकिल्स को छोड़े, नैनो सेकेंड्स को जनरल एक बात करते हैं, ये बाद में बताता हूँ. क्लॉक साइकिल यहाँ पे जस्ट लिख लें, फिलहाल सिर्फ क्लॉक साइकिल्स लिख लें. Each clock cycle is of 5 nanosecond. Each clock cycle is of 5 nanoseconds. मतलब ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है,
0 नैनो सेकेंड से फर्स्ट क्लॉक साइकिल खत्म होगी, 5 नैनो सेकेंड हो जाएगा, फिर 10 नैनो सेकेंड हो जाएगा, 15, 20, 25 नैनो सेकेंड, 30 नैनो सेकेंड्स, 35 नैनो सेकेंड्स, 40 नैनो सेकेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब पहली इंस्ट्रक्शन आएगी तो हम ये लिखेंगे पहली इंस्ट्रक्शन का पहला प्रोसेस 1.1, 1.1 जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लुक एट द डायग्राम पहले। अब क्या होगा, दूसरी साइकिल है, पहली साइकिल 0 नैनो सेकेंड से शुरू हुई थी, 5 नैनो सेकेंड तक इंस्ट्रक्शन को फेच किया गया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट साइकिल, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। अब क्या होगा, पहली इंस्ट्रक्शन की दूसरी स्टेज यहां पे नहीं लिखी जाएगी, कहां पे लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। तो ये क्या होगा, पहली इंस्ट्रक्शन की दूसरी स्टेज यहां पे आएगी। ठीक है, सही है, क्योंकि दूसरा साइकिल में दूसरे स्टेज पे इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, अभी चल पहले ही रही है, मेरी बात समझे। और इस दौरानिये में यही चीज थी, अब वो किधर आ गई है, वो इधर चली गई है, समझ आई कि नहीं। अब पीछे वाले रजिस्टर्स का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा, खाली, क्योंकि इसने इस स्टेज ने अपनी वैल्यू किसको दे देनी है, इसको, तो ये तो फ्री हो गया ना। लेकिन मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैं तो लिखूंगा तो गायब तो नहीं हो सकता। तो ये जगह नजर आ रही है कि नहीं, ये जगह क्या हो जाएगी, सेकंड क्लॉक साइकिल में ये जगह क्या है, फ्री है। तो अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन का पहला स्टेज आ जाएगी। अब दूसरे क्लॉक साइकिल में दो काम हो रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं, दूसरे क्लॉक साइकिल में कितने काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है और पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। अब जैसे ही दूसरी क्लॉक साइकिल खत्म होगी तो पहली इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फेच होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। अब जब 1.3 आया तो तीसरे क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन डिकोड फ्री हो गया। अब तो ये जो पुरानी वाली जो इंस्ट्रक्शन आपने फेच की थी उसका भी क्लॉक साइकिल खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ तो वो नेचुरली किधर आ जाएगा, 2.2 यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे आया तो इसका भी तो वो इंस्ट्रक्शन फेच वाला रजिस्टर भी तो फ्री हो गया। जब वो वाला रजिस्टर फ्री हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3.1 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। अब जैसे ही तीसरी क्लॉक साइकिल खत्म होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है, ऑपरेंड फेच वाला पार्ट फ्री हो गया। अब यहाँ पे इसको पैटर्न को ना समझें, पैटर्न एंड में समझना, इस वक्त रजिस्टर को समझें। जरूरी ये है कि कैसे पुराना रजिस्टर फ्री होता है तो अब उसके अंदर अगली इंस्ट्रक्शन की अगली स्टेज आ जाती है। अब जैसे ही 2.2 किसका था, इंस्ट्रक्शन डिकोड वाले का था, चौथी क्लॉक साइकिल में ये फ्री हो जाएगा तो अब ये किसको मिल जाएगा, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन का की सेकंड स्टेज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही तीसरी इंस्ट्रक्शन ने जो पहली स्टेज थी इंस्ट्रक्शन फेच वाला, इसने वो रजिस्टर की स्टेज छोड़ दी, अगली स्टेज पे चला गया। अब क्या होगा, चौथी इंस्ट्रक्शन का पहला स्टेज आ जाएगा। तो चौथे साइकिल में 4 प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं, चौथे साइकिल में 4 स्टेजेस क्या चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। तो हमने नहीं कहा था परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड या प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली, समझ रहे मेरी बात के नहीं। ये पैरेललिज्म था, पाइपलाइनिंग था, एक ही साथ मुख्तलिफ काम परफॉर्म करना। अब क्या होगा, 5वें साइकिल में ये रिजल्ट राइट बैक हो गया इसका। अब इसने एग्जीक्यूशन वाला पार्ट छोड़ा तो साथ ही दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगी और तीसरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसका ऑपरेंड फेच हो जाएगा। फिर चौथी इंस्ट्रक्शन आके क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड कराएगी और फिर पहली वाली जगह क्या हो जाएगी, फ्री। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 5वीं इंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात से नहीं। कह लें कि एक्सट्रीम पाइपलाइनिंग कहाँ से शुरू हुई, 5वें साइकिल से, जब एक वक्त के अंदर कोई रजिस्टर भी क्या है, फ्री नहीं है, 5वें के 5वें चल रहे हैं। पहले क्या था, इससे पहले ये वाला राइट बैक वाला काम फ्री चल रहा था, लेकिन किस पॉइंट से जो है ना काम सारों का मसरूफ होना शुरू हुआ, 5वें साइकिल से हर रजिस्टर अभी कुछ ना कुछ करेगा, आगे देखना। अब इसके बाद कोई रजिस्टर फ्री नहीं रहेगा।
अब जैसे ही ये मुकम्मल होगा 2.5 इधर आ जाएगा, 3.4 इधर आएगा और अगले में 3.5 इधर आ जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? फिर क्या होगा? 4.3 आ जाएगा, 4.4 और यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। फिर क्या होगा? 5.2 आएगा पांचवें का, 5.3 आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। इसी तरह से 6.1 आएगा, 6.2 आएगा और 6.3 आ जाएगा। फिर क्या होगा? 7.1 और 7.2 आएगा और फिर क्या होगा? 8.1 आएगा। समझ आ रही है कि नहीं? यहां से जो सी है ना, पांचवें साइकिल से कहानी मुकम्मल होना शुरू। अगर ये पाइपलाइनिंग इस्तेमाल ना होती, अभी इस वक्त 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं कितने क्लॉक साइकिल्स में? 5 क्लॉक साइकिल्स में नहीं, 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए 8 क्लॉक साइकिल्स में। ठीक है, विदाउट पाइपलाइनिंग क्या होता? विदाउट पाइपलाइनिंग क्या होता? 1 इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 5 क्लॉक साइकिल, 1 इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 5 क्लॉक साइकिल्स। मिसाल के तौर पे आपने 20 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी थी, तो 20 इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल्स टू x क्लॉक साइकिल्स। समझ आ रही है कि नहीं? कितने क्लॉक साइकिल्स? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 है, विच इज इक्वल्स टू 100 क्लॉक साइकिल्स। अब एक क्लॉक साइकिल 5 नैनो सेकेंड की है, मल्टीप्लाई बाय 5 नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू 500 नैनो सेकेंड लगती। और अगर पाइपलाइनिंग है, ठीक है, तो आसान कर लेते हैं इसको, यहां पे कर लें, 4 इंस्ट्रक्शंस लिख लें ताकि ये व्हाइट बोर्ड्स को देख के आसान हो जाए ना। 4 5 ये 20 लिख लें यहाँ पे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कराएं, 100 नैनो सेकेंड्स लग जाएंगे। ठीक है, और अगर विद पाइपलाइनिंग करते तो कितने? 40 नैनो सेकेंड्स पे काम मुकम्मल हो जाना था। समझ आ रही है? और ये भी कब? शुरू वाले कुछ जाया गए, अदरवाइज आगे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती जाएगी 5वें क्लॉक साइकिल के बाद। सिर्फ यहाँ पे कुछ जो है ना हमारे अपनी स्टेज का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास अभी रिजल्ट्स नहीं आए पुराने वाले से, तो ये इंतजार करेंगे। शुरू का काम थोड़ा डिलेड होगा, जब एक दफा पटरी पे ट्रेन चल गई अब वो फिर चलती जाएगी। ठीक है, एंड विद पाइपलाइनिंग ओनली 40 नैनो सेकेंड्स, with pipelining only 40 nanoseconds for the first 4 instructions to be executed completely. हर क्लॉक साइकिल 5 नैनो सेकेंड का है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 नैनो सेकेंड्स 40 नैनो सेकेंड्स में मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? रिजल्ट राइट बैक का लिख लें, ये आपके लिए एक अनोखी चीज है, साइड पे इसका लिख लें। this process ensures that WB का लिखें, this process ensures that the instruction has been executed. This process ensures that the instruction has been executed. Ensures that the instruction has been executed and the output is placed in correct position in the memory. Output is placed in the correct position in the memory. Output is placed in the correct position in the memory. ठीक है,
अब आप हर साइकिल, हर स्टेज को देखो जरा, ये क्या हो रही है, यहां पे पैरेललिज्म फॉलो हो रही है, एक्सट्रीम पैरेललिज्म। पैरेललिज्म शुरू यहां से हो चुकी थी, छोटा एरो, बड़ा एरो और बड़ा, और ये यहां से कहानी। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। एक ही वक्त के अंदर, यानी कि एक साइकिल में, जरा तवज्जो दो, 1 2 3 4 5 सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं एक ही साइकिल, मतलब एक साइकिल, 5वें साइकिल में हर रजिस्टर इज बिजी डूइंग समथिंग। चौथे साइकिल में राइट बैक वाला प्रोसेस वेटिंग में था, तीसरे में एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस भी वेटिंग में था, राइट बैक भी वेटिंग में था, क्योंकि उसके पास पुराने रिजल्ट्स ने भी आना था। समझ रहे हैं कि नहीं? सो जब 5वां साइकिल मुकम्मल हो जाएगा तो कह लें कि फिर मैक्सिमम पाइपलाइनिंग का कह लें कि इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये था पाइपलाइनिंग का फिनोमेना। एंड पाइपलाइनिंग के साथ प्रॉब्लम्स भी कुछ एसोसिएटेड हैं, पाइपलाइनिंग के साथ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। तो हेडिंग लिखें, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पाइपलाइनिंग, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पाइपलाइनिंग, लिख लिया? है ना? अभी प्रॉब्लम पहले देखते हैं ना, प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद फिर उसका हल देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। पहले प्रॉब्लम देख लें, फिर हल देख लेते हैं। चलो लिख लिया? चलें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।